जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं लूसेंट सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए। तो लूसेंट सीरीज आज से जो शुरू हो रहा है यह बहुत ही आपका गजब का सेशन रहेगा। इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें हम जो लूसेंट में आपका कंटेंट है वो आपको बात तो हम करते हैं, लेकिन आपको जल्द से जल्द हम इस बुक को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपको हम कुछ गहरा नॉलेज देने के कारण, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देने के कारण जो है कि हम लोग जल्दी से फास्ट आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन हम ये सोचे हैं कि हमको आगे बहुत सारा एग्जाम है, इसीलिए मेरा प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी हम एक बार कम से कम इस बुक को इधर से उधर कवर कर ले, जो है कि टॉपिक वाइज कवर कर ले। जैसे हम पिछले दिन दिए थे आपको, जो है कि मध्यकालीन भारत शुरू किए थे, यानी कि भारत पर जो अरब आक्रमण किया था, यानी मोहम्मद गजनी और गौरी को जो है कि हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मोहम्मद गजनी और गौरी को जो कवर करेंगे हम लोग, जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट जो बात करेंगे, ये जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है उतना आपको हम कवर करवा देंगे, क्योंकि आपको डीप में नॉलेज देने के चक्कर में जो है कि थोड़ा सा जो है कि सिलेबस जल्दी नहीं खींचा पाता है। लेकिन जब हम आपको इसके बाद ये बुक खत्म करेंगे, उसके बाद लूसेंट के साथ साथ आपको तब हम जो है कि एक्स्ट्रा फैक्ट देंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बिहार एसएससी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, एनटीपीसी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, और बिहार पुलिस के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस सेशन को जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, अधिक से अधिक 30 से 32 मिनट का सेशन रहेगा, जो कि एक जबरदस्त सेशन रहेगा। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के सेशन में हम लोग मध्यकालीन भारत देखने वाले हैं, और मध्यकालीन भारत के अंदर जो भारत पर जो अरब आक्रमण हुआ है उससे संबंधित हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, और लूसेंट सीरीज का अलग से हम एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग उसे देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है, अरब ने भारत पर पहला सफल आक्रमण जो किया था वह किसके नेतृत्व में किया था? तो अरब ने अपना पहला सफल आक्रमण जो किया था वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था, 712 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। और 712 ईस्वी में अरब ने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? सिंध पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन हुआ करता था? तो अरब आक्रमण पर जब सिंध पर शासन चल रहा था तो उस पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का शासन था, याद रखिएगा। हम लोग एकदम लूसेंट में जो पॉइंट दिया है आपको एकदम माइंड में फिट करवा देंगे, क्योंकि लूसेंट अभी जो आपका CGL 3 के अंतर्गत जो ASO पोस्ट में भर्ती हुआ है लड़का, जो जॉब पाया है, वह भी आपका लूसेंट के बारे में बताता है कि लूसेंट को अगर पॉइंट वाइज अगर पढ़ लिया जाए तो बहुत इसमें मटेरियल है। इसीलिए आपको बताते हैं, आप लगातार बनकर रहिएगा। लूसेंट आपको अच्छा से याद करवा देंगे। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन, वनडे एग्जाम में लूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आप बिहार SSC का सेट उठा के देख लीजिए, बिहार CGL का सेट उठा के देख लीजिए, लूसेंट अगर पढ़ लीजिएगा तो काफी है GK GS के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत पर अरब आक्रमण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत पर अरब आक्रमण का सबसे मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, भारत में गजनी साम्राज्य का स्थापना किसने किया है? तो भारत में गजनी संप्रदाय का स्थापना अल्पतगीन ने किया है। किसने किया है? अल्पतगीन ने किया है, याद रखिएगा। और अल्पतगीन के मृत्यु के पश्चात गजनी में पीरितगीन ने शासन किया। किसने शासन किया? पीरितगीन ने। तो भारत में गजनी साम्राज्य का स्थापना अल्पतगीन ने किया है, और अल्पतगीन के मरने के बाद जो है कि पीरितगीन आया, और पीरितगीन के मरने के बाद जो है कि आपका कौन आया? याद रखिएगा, महमूद गजनी आया। कौन आया? महमूद गजनी आया। लेकिन उससे पहले सुबुक्तुगीन आया था, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन आपको मोहम्मद गजनी से याद रखना है, जो क्वेश्चन आपको अब बताने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किसका शासन हुआ करता था? तो भारत पर तुर्क आक्रमण के समय भारत में शाही वंश का शासन हुआ करता था, याद रखिएगा, पंजाब में। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण किया है अरब आक्रमण के रूप में। लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखते हैं
लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में कौन वंश का शासक था, तो याद रखिएगा शाही वंश का शासन चल रहा था और शाही वंश का उस समय शासक जो था वह जयपाल था। कौन था? जयपाल था। वहीं आपको धर्मपाल के बारे में बताए थे कि धर्मपाल को उत्तरापथ का जो है कि राजकुमार कहा जाता है। उत्तरापथ का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो धर्मपाल को। और धर्मपाल ने भारत में जो है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना, साथ ही साथ आपका जो है कि एक और विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है, तो आप लोग को पता है सोमपुरा विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय। वहीं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया है? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना जो करवाया है वह आपका गोपाल ने करवाया है, जो कि आपका पाल वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, पाल वंश के संस्थापक कौन हो गए? गोपाल। और गोपाल के बाद आए थे धर्मपाल दूसरे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ है? तो मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 971 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अपने पिता के समय मोहम्मद गजनी कहां का शासक था? तो अपने पिता के समय मोहम्मद गजनी खुरासन का शासक था। कहां का शासक था? खुरासन का। मोहम्मद गजनी अपने पिता के शासनकाल में खुरासन का शासक था। कहां का शासक था? खुरासन का शासक था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? तो महमूद गजनी जो गद्दी पर बैठा था वो 998 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 998 ईस्वी में बैठा था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महमूद गजनी जो थे अपने पिता के समय में कहां के शासक थे? तो खुरासन के शासक थे। कहां के शासक थे? खुरासन के शासक थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी के पद की मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला और यमीन उद मिल्ला की उपाधि दिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कितना बार आक्रमण? 17 बार आक्रमण किया है। और याद रखिएगा महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन दौलत की प्राप्ति करना, धन दौलत की प्राप्ति करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी धन दौलत की प्राप्ति करने के क्रम में वो विभिन्न प्रकार के मूर्ति को भी तोड़ने का काम किया, इसीलिए महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। और वह पेशावर के कुछ क्षेत्रों को जो है कि जीतकर वापस लौट गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में किस राजा के विरुद्ध आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, महमूद गजनी के द्वारा 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी, याद रखिएगा। मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत जो बताया गया वह 1008 ईस्वी में बताया गया। और याद रखिएगा 1008 ईस्वी में कौन सा हमला था? तो नगरकोट के विरुद्ध हमला था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा रहा है? तो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो रहा है वह 1025 ईस्वी का आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण रहा है। 1000 देखिएगा, महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण पक्का पक्की 1000 में रहा है, किया है। अगर 1000 नहीं रहेगा ऑप्शन तो 1001 रहेगा, तो आप वो भी मारिएगा तो आपका सही हो जाएगा। और 1001 ईस्वी में जो आक्रमण किया था वह शाही राजा के विरुद्ध किया था, जिसका नाम था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल, याद रखिएगा। पंजाब के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि महमूद गजनी का जो सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 में वह सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। और इस मंदिर के लूट में करीब वह 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगा था। उसको 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण किस शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर का सुरक्षा कर रहा था अहिलवाड़ा के शासक महमूद। अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। अहिलवाड़ा के शासक के विरुद्ध महमूद ने आक्रमण किया था क्योंकि वह सोमनाथ का जो है कि बचाव कर रहा था। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, सोमनाथ मंदिर लूट कर जाने के क्रम में महमूद पर आक्रमण किसने किया था? तो याद रखिएगा जाटों ने किया था। किसने किया था? जाटों ने। इसीलिए महमूद गजनी का सबसे अंतिम आक्रमण जो रहेगा वह जाट के विरुद्ध रहेगा। किसके विरुद्ध रहेगा? जाट के विरुद्ध रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर जो है वह भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला माना जाता है। कुल 12 ज्योतिर्लिंग है और कुल 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला किसे माना जाता है? तो सोमनाथ को माना जाता है। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 13 नवंबर 1947 को किस व्यक्ति के द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करवाया गया? तो याद रखिएगा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू करवाया गया था 1947 में, और आगे चलकर 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रखवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो था वह कब था? तो महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में था। अंतिम पूछेगा तो 1027 में, प्रथम पूछेगा तो 1000 में। समझ में आ गया? और प्रथम पूछेगा 1000 में, अंतिम पूछेगा 1027 में, और अंतिम पूछेगा किसके विरुद्ध था? तो जो मंदिर से मंदिर लूट कर जब लौट रहे थे महमूद गजनी, तो उसको रास्ते में जाट ने अटैक किया था। तो इसीलिए बोला रुक जाओ, जब हम संपत्ति रख के आएंगे अपने देश से तो तुम पे अटैक करेंगे, यानी जाट पर अटैक किया सबसे अंतिम 1027 में। याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, महमूद गजनी की मृत्यु कब हुआ है? तो महमूद गजनी की मृत्यु जो 1030 में हुआ है। कब हुआ है? 1030 में हुआ है, याद रखिएगा। और इनका आपको जन्म कब बताए थे? तो आपको पता है कि इनका जन्म जो बताए थे, आपको कब बताए थे? तो याद रखिएगा 971 में जन्म हुआ था, 998 में गद्दी पर बैठा, और 1030 में जो है कि हुआ मृत्यु हो गया उनका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। कौन था? महमूद गजनी था। याद रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। कान खोल के सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अलबुर्नी हो गया, फिरदौसी हो गया, उतबी हो गया और फरूकी हो गया, ये चारों के चारों महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। कौन कौन? सबसे इंपॉर्टेंट अलबुर्नी है। कौन है? अलबुर्नी। और अलबुर्नी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम कौन है? तो किताबुल हिंद है। कौन सा पुस्तक है? किताबुल हिंद। याद रखिएगा, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक अलबुर्नी है। याद रखिएगा। और अलबुर्नी जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबुर्नी हो गया, फिरदौसी हो गया, उतबी हो गया, फरूकी हो गया, ये चारों के चारों महमूद गजनी के काल में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, दोनों अलग अलग है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में आगे बढ़ते हैं। कितने ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना था? तो याद रखिएगा, महमूद गजनी जो पढ़े थे, महमूद गजनी के ही साम्राज्य का एक छोटा सा राज्य जो है कि शासक गौर था, और गौर के अंदर का जो स्थापना किया था वो आपका मोहम्मद गौरी ने किया था। याद रखिएगा। और मोहम्मद गौरी ने अपना भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया। 1175 में मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध किया था? मुल्तान के विरुद्ध किया था। और मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि आप लोग को पता है मुल्तान में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, और उसी में जो है कि वीरेंद्र सहवाग ने जो है कि धुइयां उड़ा दिए थे, इसीलिए मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है वीरेंद्र सहवाग को। आप लोग को पता होगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दे रहे हैं, हाई लेवल का फैक्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको लूसेंट सीरीज हम कवर करवा रहे हैं, इसलिए फटाफट आपको हम जो है कि आपको कवर करवाएंगे, क्योंकि आपको लूसेंट सीरीज चलाने का मतलब हो गया कि हम लूसेंट से संबंधित क्वेश्चन आपको हम पूछ रहे हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको देंगे, आपको हम बाद में देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपको हम अच्छा से करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं। पहले हम मेरा सब प्राथमिकता है लूसेंट को जो पॉइंट दिया गया है मेन उसको याद करवाना, क्योंकि एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किस शहर पर था? तो याद रखिएगा, पाटन नामक शहर पर था, और पाटन नामक शहर गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात के शासक पर था, जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा, भीम द्वितीय। क्या नाम था? भीम द्वितीय नाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया निम्नलिखित युद्ध विभिन्न
तीन प्रकार के हैं। तो याद रखिएगा, पहला तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और याद रखिएगा, पहला युद्ध जो हुआ था तराइन का, उसमें आपका पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन तराइन का जैसे अगले साल 1192 ईस्वी में 1191 में हो गया पहला तराइन का युद्ध, उसमें आपका पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। लेकिन जस्ट उलटफेर हो जाएगा आपका तराइन के दूसरे युद्ध में। तो तराइन का दूसरा युद्ध जस्ट एक साल के बाद 1192 में होगा और याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही होगा। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा, याद रखिएगा, और गौरी विजयी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बीच तीसरा युद्ध हुआ है जिसका नाम है चंदावार का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ है? चंदावार का युद्ध। और चंदावार का युद्ध 1194 में हुआ है। कब हुआ है? 1194 में हुआ है चंदावार का युद्ध। और याद रखिएगा, यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ है और इसमें भी गौरी विजय हुआ है। यानी कि आपका तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया, तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। और याद रखिएगा, चंदावार का युद्ध जो हुआ है वह 1194 में हुआ है, उसमें भी मोहम्मद गौरी जीत गया है और जयचंद हार गया है। याद रखिएगा, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में और चंदावार का युद्ध 94 में। चंदावार का युद्ध 94 में, 64 चंदावार, 64 94, 64 94। आगे बढ़ते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। कौन था? अस्कंद था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ है? 1206 में। और जैसे ही मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में हुआ तो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था, ये जो है कि कौन? तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, याद रखिएगा, कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला राजवंश गुलाम वंश का स्थापना कर दिया। तो कल हम लोग गुलाम वंश को देखने वाले हैं। तो आज का सेशन आप लोग को, आपका जो टॉपिक दिए थे हम लोग, जो है कि आपको मध्यकालीन भारत हम लोग शुरू करके आपको अरब आक्रमण, तो ये सब आप क्वेश्चन याद रखिएगा। अब चलिए आपको हम विविध का शानदार जो है कि 30 क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए बेहतरीन रहता है। आप लोग को आज का पहला सवाल बताना है। अब विविध के अंतर्गत प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रसखान है। कौन है? रसखान है। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आगे बढ़ते हैं। मृच कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच कटिकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन है कामसूत्र पुस्तक के लेखक। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी है। कौन है? प्लिनी है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति श्री शंकर कुरूप बने हैं। कौन बने हैं? श्री शंकर कुरूप बने हैं, याद रखिएगा। और श्री शंकर कुरूप 1965 में इनको दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यह पुरस्कार उनको मलयालम भाषा के लिए दिया गया और उनके पुस्तक का नाम था आडा कुजाई। क्या नाम था? आडा कुजाई नाम के पुस्तक के लिए दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत 1961 में हुआ है, और लेकिन पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया 1965 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि किस व्यक्ति को हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला। और सुमित्रानंदन पंत के पुस्तक का नाम था चिदम्बरा। क्या नाम था? चिदम्बरा। चिदम्बरा पुस्तक के लिए दिया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और याद रखिएगा 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में। वहीं इनके 4 साल के बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नाम के पुस्तक के लिए हिंदी में ही दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि प्रथम महिला का नाम बताइए जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम महिला जिनका नाम आशापूर्णा देवी थी, और उनको 1976 ईस्वी में बंगला साहित्य के लिए, किसके लिए? बंगला साहित्य के लिए दिया गया, जिसका पुस्तक का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया वो कागज ते कैनवास
कैनवास पुस्तक के लिए, कागज थे कैनवास पुस्तक के लिए दिया गया पंजाबी भाषा में। आगे बढ़ते हैं, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया कौन पुस्तक के लिए, तो याद रखिएगा महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पुस्तक के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? यामा पुस्तक के लिए, हिंदी भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया है? हेनरी ड्यूनेंट ने। रेड क्रॉस का स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने, याद रखिएगा, 8 मई 1863 को किया था। इसीलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और रेड क्रॉस को 3 बार जो है कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, रेड गार्ड्स का स्थापना किसने किया है? रेड गार्ड, रेड क्रॉस हो गया कौन? तो रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट, और रेड गार्ड पूछेगा तो गार्ड यानी गैरीवाल्डी, गार्ड यानी गैरीवाल्डी। रेड गार्ड्स का स्थापना गैरीवाल्डी ने किया है। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। आगे बढ़ते हैं, अगर और पाणिनि के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। पुस्तक के लेखक पाणिनि है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, शांति निकेतन का स्थापना किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं, पवनार आश्रम का स्थापना किसने किया है? विनोबा भावे। पवनार आश्रम का स्थापना किसने किया है? विनोबा भावे ने किया है, याद रखिएगा। और बहुत फेमस क्वेश्चन है। और भूदान आंदोलन का शुरुआत भी विनोबा भावे ने किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? तो लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक जो है वो वुडरो विल्सन है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा ही, याद रखिएगा, लगभग 10 जनवरी 1920 को 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ का स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं, खालसा पंथ का स्थापना कौन किया है? तो गुरु गोविंद सिंह की है, याद रखिएगा, 1699 में। आगे बढ़ते हैं, अराविले आश्रम का स्थापना किसने किया है? तो अराविले आश्रम का स्थापना अरविंद घोष के द्वारा पुडुचेरी में किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे बढ़ते हैं, आनंद वन का स्थापना किसने किया है? तो आनंद वन का स्थापना बाबा आमटे ने किया है। किसने किया है? बाबा आमटे ने। आगे बढ़ते हैं, विश्व भारती का स्थापना किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, गुरु अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया है। गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर के अंदर में स्थित है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। वहीं याद रखिएगा कि वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो कनाद या उलूक। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक करता कौन है? तो जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है, याद रखिएगा। और उत्तर मीमांसा के कौन है? बदरायन है। उत्तर मीमांसा कौन है? बदरायन है। और सांख्य दर्शन का प्रतिपादक करता कौन है? कपिल है। कौन है? कपिल। कम से कम 2 याद रखिएगा, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल। आगे बढ़ते हैं, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन है? मदर टेरेसा। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन है? मदर टेरेसा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में मिला था, और भारत रत्न 1980 में। भारत रत्न 1980 में, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में मिला है। कब मिला है? 1990 में मिला है, याद रखिएगा। और नेल्सन मंडेला पूर्णतः विदेशी नागरिक बने थे मिलने वाले। वहीं याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से था। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के नाम से नेल्सन मंडेला को जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है, राजीव गांधी को भारत रत्न कब मिला था? तो राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, दोनों को जो है कि तीनों को 1991 में मिला है। 1991 में मिला है। और मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 से, 1977 में। और याद रखिएगा, मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम है, जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, क्या नाम है? तो उसका नाम है नेचर क्योर। नेचर क्योर नाम के पुस्तक के लेखक मोरारजी देसाई है, याद रख लीजिएगा। तो चलिए आज के हम इस लूसेंट सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य लड़ेगा, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम खुद एग्जाम आपको सीरियल सबका निकाले हुए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही चीज बोलने में सही नहीं लगता है। बस आप कंटिन्यू रहिए, आपके एग्जाम में नंबर उठेगा। जहां आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां पर आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।